हेलो गाइस। सो आज की इस वीडियो में हमने टू टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड सेकंड इज़ रिलेशन बिटवीन टीपीएमपी एंड एपीएमपी। सो केयरफुली इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपके ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं एक आपको रिमेम्बरेबल पॉइंट बताऊंगी जिस पे ये पूरा टॉपिक बेस्ड है, उसे आपने पहले माइंड में रखना है। आपका रिमेम्बरेबल पॉइंट है इस टॉपिक के लिए कि ये जो टॉपिक है ये हमारा शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट है, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड कंसेप्ट आपने करना है, तो आपको पता है कि जो शॉर्ट पीरियड होता है वो इतना कम टाइम होता है जिसमें हमारे पास कुछ फैक्टर जो फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर वेरिएबल, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिन्हें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। लॉन्ग पीरियड में तो कर सकते हो, बट ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड आप उन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड ही रहते हैं। तो इस कंसेप्ट में हमारा वो फिक्स फैक्टर होगा लैंड, ठीक है। तो लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। और जो हमारे कुछ वेरिएबल फैक्टर हैं जो चेंजेबल होते हैं, उनकी एग्जांपल हमने लेनी है लेबर। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो शॉर्ट पीरियड का टॉपिक है और इसमें हमने लैंड और लेबर से एक लॉ क्रिएट करना है, ठीक है। तो जैसे आपको पता ही है कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। हमें बस लॉ की डेफिनेशन पता होना चाहिए, हमने उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग खुद ही टेबल क्रिएट करना होता है, तो ठीक है। तो मतलब कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, लॉजिकली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी स्टार्ट करने से पहले आपको टीपी एमपी एपी का मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में हमने ये देखना है कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज टीपी, सेकंड इज एमपी एंड लास्ट वन इज एपी। सो टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्ट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो टीपी है, देखो आपने फर्स्ट पेज पे आपने मेमोरेबल पॉइंट में ये पढ़ा कि हमने एक फिक्स फैक्टर लेना है लैंड, ठीक है, और एक वेरिएबल फैक्टर लेना है लेबर। तो लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, उसका प्रोडक्शन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सारा इफेक्ट किसका पड़ेगा, वेरिएबल फैक्टर लेबर का। तो टीपी इज सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ द फिक्स फैक्टर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि आपके फिक्स फैक्टर के साथ आप जितने भी वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हो, उन्हें यूज़ करके जो टोटल अमाउंट आप क्रिएट करते हो उसे बोलते हैं टीपी। तो हमारे पास टीपी कैलकुलेट करने के टू फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट इज समीशन एमपी एंड सेकंड इज एपी इंटू क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है, क्यू हमारे वेरिएबल फैक्टर का यूनिट है, ठीक है। उसके बाद हमारा है एमपी। एमपी होता है चेंज इन टीपी, मतलब टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आता है जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर यूज़ करते हो, मतलब एक के बाद दूसरा लेबर काम पे लगाते हो, तो आपकी प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आती हैं उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो ये कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल प्रोडक्शन nth माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1। n है यहाँ पे आपके टोटल नंबर कि आपने कितने नंबर यूज़ किए वेरिएबल फैक्टर के। सपोज फिर 5 किए आपने, तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5-1 आएगा, मतलब 4, मतलब फिफ्थ में से फोर्थ आपने माइनस करते जाना है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज एपी। एपी इज़ आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब पर यूनिट जो प्रोडक्शन होता है, मतलब हर एक वेरिएबल फैक्टर का पर यूनिट जो आंसर है उसे बोलेंगे हम एपी, ठीक है। तो एपी इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है एपी को, आपने टीपी डिवाइड बाय क्यू, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुई है उसे हमने यूनिट से डिवाइड करना है। कि कौन से यूनिट, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर के यूनिट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले हो गए। टीपी के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एमपी का एक और एपी का भी एक। ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं जिस पे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने टीपी जस्ट वैसे एक रफ टर्म्स लिख ली कुछ भी। अब मैं आपको एमपी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो एमपी हमने कैसे कैलकुलेट करना है, टीपी n-1। n है हमारे पास टोटल 4 यूनिट है, तो 4 फिल करेंगे, 4-1 थर्ड, मतलब इस तरह से आपने माइनस करना है। 16-50, 15 आया 1, फिर 15-12 आया 3, ठीक है। एंड 12-10 आया
2। अब 10 में से माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे सेम ही लिख देंगे, ठीक है। या तो आप ऐसे हाइफन डाल देना या 10 का 10 लिख देना, ठीक है। तो इस तरह हमने MP कैलकुलेट करना है। तो अगर सपोज करो आपको MP गिवन है तो हमने TP कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला है समीशन MP को ऐड करते जाओ। जैसे फर्स्ट सेम ही आ गया, ठीक है। फिर 10 में 2 प्लस किया 12 में 3 प्लस किया 15 में 1 प्लस किया 16। मतलब TP को कैलकुलेट करना है तो प्लस होनी है, MP को कैलकुलेट करना है तो माइनस होगी, ठीक है। तो AP लास्ट टर्म है, AP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, TP डिवाइड बाय Q। जो TP है उसके बिहाफ पे जो सामने वेरिएबल फैक्टर लिखा है उससे आपने डिवाइड करना है। 10 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 10 आ गया। 12 डिवाइड बाय 2 6 आ गया। 15 डिवाइड बाय 3 5 आ गया। एंड 16 डिवाइड बाय 4 आ गया। तो इस तरह आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको TP MP AP का मीनिंग और इनकी कैलकुलेशन क्लियर होगी, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो गई है तो हम नेक्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो डियर हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर इस डेफिनेशन पे ही बेस्ड है। बस ये आपने डेफिनेशन ही समझनी है, ठीक है। तो डेफिनेशन को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। उस पार्ट्स बाय पार्ट्स आप इसे रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो पहले ये शॉर्ट पीरियड का कंसेप्ट है, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन रीड करने से पहले एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमें पता है कि हमने एक फैक्टर लेना है जो फिक्स्ड है, ठीक है। जो फिक्स मैंने यहाँ पे ले लिया फैक्टर हमारा लैंड, एक 1 पीस ऑफ लैंड जो हमारा फिक्स्ड रहेगा। और वेरिएबल फैक्टर हमने लेबर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट रफली थोड़े से जो है फ्री हैंड ड्राइंग करके लेबर्स क्रिएट किए हैं, तो ये हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जब इस फिक्स फैक्टर लैंड पे हम लेबर को काम पे लगाएंगे तो हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो ठीक है, देखो बच्चे इस डायग्राम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जब मैंने एक सिंगल पर्सन इस लैंड पे वर्क पे लगाया ना, सिंगल फार्मर, तो वो जो फार्मर था वो सिर्फ लैंड का ये वाला हिस्सा कवर कर पाया, ठीक है। मतलब उससे पूरी लैंड कवर नहीं हो रही थी, वो सिर्फ एक पोर्शन ही कवर कर पा रहा था। उसके बाद एक सेकंड पर्सन लगाया, उसके बाद उसने एक हाफ पोर्शन अनदर पोर्शन जो है वो यूटिलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अभी भी कुछ पोर्शन जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड पर्सन जब हमने वर्क पे लगाया उसने एक और हाफ पोर्शन जो है उसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह 1 2 एंड 3 लेबर ने मिलके प्रॉपर लैंड जो है यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। तो इस डायग्राम से आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि जब हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेबर लगाया तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना, 100% बढ़ेगी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिर्फ इतना सा लैंड यूज़ कर पा रहा था, सेकंड इतना एंड थर्ड टोटली कंप्लीट। मतलब यही हमारा लॉ है कि जब हम फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं ना तो स्टार्टिंग में हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जब हमने थर्ड पर्सन लगा दिए, अब पूरी लैंड प्रॉपर यूटिलाइज हो गई है। अब अगर हम थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसे अनदर लेबर लगाएंगे तो उससे टोटल प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइज होनी स्टार्ट हो गई है। बट हाँ, पर पर्सन जो प्रोडक्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले पूरी लैंड का प्रोडक्शन 3 जिलों में डिवाइड हो रहा था, ठीक है, फिर 4 में होना शुरू हो जाएगा, फिर 5 में, फिर 6 में। मतलब जैसे जैसे आप पर्सन लगाई जाओगे वैसे वैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी। बस यही हमारा लॉ है, ठीक है। जब हमने फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर ऐड करने हैं, स्टार्टिंग में हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर ऐसा समय आएगा कि वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी एंड लास्ट में नेगेटिव हो जाएगी। तो आई होप आपको डायग्राम की हेल्प से समझ आ गया होगा। अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगी। तो लिसन द स्टेट, ये लॉ क्या कह रहा है कि हैज़ मोर वेरिएबल फैक्टर इज कम्बाइंड विद द फिक्स फैक्टर, MP ऑफ वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गई। बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन MP ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्लाइन, ठीक है। सेकंड के बाद में एक ऐसा समय आया कि MP जो है वो फॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड लास्ट में क्या होगा, इट्स बिकम ज़ीरो एंड नेगेटिव।
ठीक है। तो आई होप आपको 100% इसका लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि आपने क्या करना है। आपने एक फ़िक्स फैक्टर लेना है लैंड, उस पर आपने लगानी है वेरिएबल फैक्टर लेबर। जब आप स्टार्टिंग में लेबर ऐड करोगे तो जब तक आपकी लैंड पूरी यूज़ नहीं हो रही तब तक आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। बट एक बार अगर लैंड पूरी यूज़ हो गई उसके बाद प्रोडक्टिविटी फॉल होती जाएगी। तो कभी ना कभी तो ऐसा टाइम आएगा कि वो ज़ीरो एंड नेगेटिव में चली जाएगी। ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन के देखो मैंने बोला है ना कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट है, लॉजिक हमें पता है कि हमने क्या करना है, बस उसी बिहाफ से मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। देखो लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, सो 1 पीस ऑफ लैंड मैंने लिखा है। लेबर मैंने 8 तक लगानी है। ठीक है। तो मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मैंने डाटा इंक्रीज़ करना था, तो मैंने 1 के गैप से 2 3 4 इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद मैंने फॉल करना था तो 1 से ही मैंने फॉल कर दिया। देन 0 भी लेके आना था और नेगेटिव भी करना था। तो ये हमारा लॉजिकली कॉलम है। ठीक है। ये कॉलम आपने लॉजिक के बिहाव पे राइट करना है। ठीक है। तो उसके बाद आपको एक और चीज़ बताऊँ कि ये जो हमारी थ्योरी है वो बेस्ड है इन अजम्पशंस पे। फर्स्ट अजम्पशन है कि रेशो चेंजेबल है। रेशो किसकी चेंजेबल है? फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की। देखो 1/1 की रेशो थी, 1 और 2 की, फिर 1 और 3 की। तो ये रेशो जो है वो चेंजेबल है, ये हमारी फर्स्ट अजम्पशन है। सेकेंड, हमने अज्यूम किया कि हमारे वेरिएबल फैक्टर होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस होते हैं सेम क्वालिटी के। हमने ये मान लिया कि 1 से लेकर 8 तक हमने लेबर काम पे लगाने हैं। ये सारे लेबर जो हैं वो होमोजीनियस है, मतलब एक जैसी क्वालिटी रखते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ठीक है। कोई भी पर्सन एक जैसी क्वालिटी नहीं रखता, बट अजम्पशन है तो हमें माननी तो पड़ेगी। एंड लास्ट अजम्पशन इज़ टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट। टेक्निक हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टेक्निक चेंज कर ली तो जो है वो लॉ जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मीनिंग क्लियर हो गया। क्या है मीनिंग? कि फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर ऐड करनी है। ऐड करोगे स्टार्टिंग में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर कम होगी, देन ज़ीरो एंड नेगेटिव हो जाएगी। बस ये आपका था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसे हमने प्रॉपर टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। सी बच्चे, ये वही टेबल है जहाँ मैंने दोबारा से यहाँ राइट किया है। लैंड 1 पीस ऑफ लैंड कांस्टेंट रखे हैं, लेबर 8 तक, प्रोडक्टिविटी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी हमने लॉजिक के बिहाफ पे रखी थी 2 3 4, थोड़ी देर इंक्रीज़ किया, फिर फॉल करते करते 0 पे आ गए और नेगेटिव चले गए। तो अब यहाँ पे मैंने ये जो लाइंस बनाई हैं ये आपकी स्टेजेस शो कर रही हैं। ये फर्स्ट स्टेज है हमारी इंक्रीजिंग स्टेज की। ठीक है। और जहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेज ख़त्म हो रही है वहाँ से ही हमारी सेकंड स्टेज जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली शुरू हो रही है। एंड हमारी लास्ट स्टेज है जो हमें नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है। ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। एग्जामिनर आपको 3 स्टेजेस लिख के भी क्वेश्चन कोड कर सकते हैं, या जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है या रिटर्न्स टू ए फैक्टर, इसके जो अनदर नेम है वो भी कोड हो सकते हैं। तो ये हमारा लॉजिकल कॉलम था। इसकी हेल्प से हमने टीपी कैलकुलेट कर लेना है। प्लस करते जाओ। फर्स्ट 2 का 2 आ गया, 2 में 3 प्लस किए 5, 5 में 4 प्लस किए 9। ऐसे आप प्लस करते जाओगे तो आपका टीपी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह हमारा टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया कंसेप्ट के लिए। यहाँ पे मैंने एक काली कॉलम बनाया है AP। ये इसलिए बनाया क्योंकि जो मेरा अगला टॉपिक है रिलेशन वाला, वो भी मैं आपको इसी टेबल से करके दिखाऊंगी। उसके लिए हमने अनदर टेबल नहीं करना, बट अभी हमें वो कॉलम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं किया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए बस ये 4 ही कॉलम चाहिए। बस आपने अब क्या करना है, इनकी हेल्प से डायग्राम ड्रॉ करना है। एक कर्व इसकी हेल्प से बनेगी और एक कर्व इनकी हेल्प से बनेगी। ठीक है। तो देखते हैं कैसे डायग्राम ड्रॉ हुआ है। तो इस तरह बच्चे आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। ये मैंने डाटा मैच करके डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है। यूनिट्स जो लेबर के यूनिट्स थे और जो टीपी का डाटा था, जैसे फर्स्ट पे हमने 2 लिया था। ठीक है। फिर 2 जब हमने सेकंड लेबर लगाया उसके बाद 5 हो गया। इस तरह 3 लेबर पे 9 प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरह आपने प्रॉपर पॉइंटिंग करनी है और स्केल यूज़ करना है, तो आपकी जो है वो डायग्राम प्रॉपर शेप में बनेगा। बट जब आप पॉइंट लगाओगे उसके बाद जब आपने पॉइंट को मैच करना है तो आपने फ्री हैंड कर्व जो है वो ड्रॉ करनी है, मतलब स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ नहीं करना। अगर आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। बस प्रॉपर टेबल मैच करना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ऐसे A पैनल और B पैनल ड्रॉ करोगे तो आपका जैसे फर्स्ट पैनल का यूनिट्स हैं और सेकंड पैनल के जो यूनिट्स हैं ना वो बिल्कुल कांस्टेंट शेप में आए। ठीक है। तो इस तरह ऊपर नीचे मत ड्रॉ करना। ठीक है। ऐसे आप स्केल से प्रॉपर 5 के नीचे 5, मतलब पूरा बेस दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद पूरे डायग्राम को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। एक थर्ड लेबर, क्योंकि थर्ड लेबर तक हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिले थे।
ठीक है। तो एंड 7th पे हमें 0 आंसर आ रहा था, तो इस तरह हमने 3 स्टेजेस जैसे टेबल में बनाई थी वैसे हमने डायग्राम में भी वो शो करनी है। तो बस यही डियर आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है कि जब हमने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर लगाए, स्टार्टिंग में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, फिर डिमिनिशिंग हुई, फिर 0 हो गई एंड लास्ट में नेगेटिव हो गई। इसके भी आपसे हमारी जो है टीपी कर्व ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन समझ आ गया होगा। तो अब इस वीडियो के सेकंड पोर्शन में आपको इसी टेबल से मैं सेकंड कंसेप्ट मींस रिलेशन वाला कंसेप्ट भी करवाऊंगी, तो ध्यान से देखना। तो बच्चे पहले तो मैं उसी टेबल पे दोबारा आ रही हूँ कि हमने रिलेशन के 2 टॉपिक करने हैं। एमपी के साथ हमने टीपी का रिलेशन भी करना है और एमपी के साथ एपी का भी करना है। तो फर्स्ट रिलेशन है एमपी और टीपी, उसके लिए हमारी ये दोनों कॉलम हम यूज़ करेंगे। बट सेकंड रिलेशन के लिए हम एपी चाहिए, वो हम इसी टेबल से कैलकुलेट करेंगे। आपने किसी दूसरे टेबल को फॉलो नहीं करना। तो एपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टीपी डिवाइड बाई यूनिट्स। ये हमारे टीपी की वैल्यू है, ये हमारे यूनिट्स की वैल्यू है, मतलब 2 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 2, ऐसे आपने वैल्यूज़ कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आपने आंसर्स कैलकुलेट करने हैं। इस तरह आप सारे वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेना। तो हम इसी टेबल से हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बच्चे वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह मैंने एपी का कॉलम भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम रिलेशन वाले टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो बस जब हमने एमपी और टीपी का करना है तो हम ये दोनों कॉलम पिक कर लेंगे, जब हमने एमपी और एपी को करना है तो हम एम और ए वाले कॉलम जो है वो पिक कर लेंगे। बट टेबल सेम ही फॉलो कर रही हूँ मैं। ध्यान से देखना बच्चे, फर्स्ट रिलेशन मैं एमपी और टीपी का आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये सेम वही कॉलम मैंने यहाँ पे दोबारा से राइट किए हैं। ये एम था, ठीक है, तो एम की जो पोजीशंस थी उसी के बिहाफ पे जो टीपी की पोजीशंस थी। अब देखो इस पूरे कॉलम को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो देखो जो रिलेशन होता है कि एम को देख के टीपी कैसे रिएक्ट करता है। तो ध्यान से देखना, टेबल को देखो आपको सारे समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है जो, देखो फर्स्ट पार्ट में एमपी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है ना 2, 3, 4। तो टीपी भी इंक्रीज़ हो रहा है 2, 5, 9, बट उसमें हर बार ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या वैल्यू लिखिए, ये आप थियोरेटिकल लिखना। व्हेन एमपी इंक्रीज़ टीपी इंक्रीज़ एट अ इंक्रीजिंग रेट मतलब हर बार ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद सेकेंड, व्हेन एमपी फॉल, एमपी जब फॉल किया 4, 3, 2, 1, तब भी टीपी इंक्रीज़ किया 9, 12, 14, 15। ठीक है, वो इंक्रीज़ ही कर रहा है बट उसकी रेट डिक्रीज़ हो गई है कि वो हर बार कम इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, एंड लास्ट जब एमपी 0 था तब ये कांस्टेंट था 15, 15 सेम था। एंड जब ये नेगेटिव हो गया एमपी तब टीपी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे 4 रिलेशन है। ठीक है, जो टेबल पे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि जब एमपी इंक्रीज़ हो रहा है टीपी इंक्रीज़ हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जब एमपी फॉल हो रहा है तब भी टीपी इंक्रीज़ हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। टी ने इंक्रीज़ ही करना है, ठीक है, बट उसकी रेट बदल रही है। पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, बाद में डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। जब वो 0 है तब ये कांस्टेंट है, मैक्सिमम है। एंड लास्ट जब ये नेगेटिव है तो ये फॉल करना स्टार्ट कर देता है। और इस डायग्राम जब आपने ये रिलेशन वाला टॉपिक करना है, ये जो है वो थ्योरेटिकल आप एक्सप्लेन करोगे और कर्व भी ड्रॉ करोगे। तो कर्व सेम ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे जो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के लिए की थी। ठीक है, तो सेम कर्व आप इस क्वेश्चन में भी आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड रिलेशन है एमपी और एपी का। तो इसके लिए मैंने एम और ए वाले कॉलम पिक किए हैं, तो इन्हें भी ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट, देखो जब एम और ए का आपने रिलेशन करना है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एम हर चीज़ ज़्यादा करता है। ठीक है, बस ये चीज़ माइंड में रख लो कि एम ने हर चीज़ ज़्यादा करनी है, इंक्रीज़ होना है तो ज़्यादा इंक्रीज़ होना है, फॉल होना है तो ज़्यादा फॉल होना है। तो देखो क्या रिलेशन है, तो इसको भी मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया टेबल को, ताकि आपको पता लग जाए आसानी से। देखो फर्स्ट पार्ट में एमपी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एंड एपी भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, बट किसका डाटा ज़्यादा है, एम का ना। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन एमपी इंक्रीज़ एपी ऑल्सो इंक्रीज़, बट एमपी जो है वो फास्ट रेट से इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो अगर एमपी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो यही वैल्यू बनेगी, उसकी वैल्यू ग्रेटर ही होगी। मतलब एपी भी बढ़ा, एमपी ज़्यादा बढ़ा, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। एंड सेकेंड रिलेशन क्या बना, जब एपी मैक्सिमम है, 3 इज़ मैक्सिमम डाटा,
जब AP मैक्सिमम होता है उस टाइम में दोनों इक्वल होते हैं, देखो 3 and 3, ठीक है। तो 3 and 3, तो जब वो AP मैक्सिमम था AP और MP इक्वल थे। एंड लास्ट रिलेशन, जब दोनों फॉल करते हैं तब भी MP ज़्यादा फास्ट रेट से फॉल करता है, इसलिए वो जल्दी नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो ये रहा, जब फॉल करेंगे तब भी MP ज़्यादा फॉल करेगा, तो इसमें उसकी वैल्यू ज़्यादा जल्दी फॉल होगी। एंड लास्ट रिलेशन, M में हमें पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव सब वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं, बट AP में हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे 4 रिलेशन, ठीक है। तो जब आपने इसके लिए डायग्राम बनाना है तो आपने सिर्फ ये वाला पैनल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने MP ड्रॉ की है, इसी तरह आपने डाटा मैच करते करते AP का डाटा मैच करोगे, तो AP के पॉइंट्स आप लगाओगे इस तरह, मैंने पॉइंट्स लाइटली लगाए हुए थे पहले, तो इस तरह आप AP की कर्व भी ड्रॉ कर देना। तो सिर्फ ये पैनल बनेगा जब आपने MP और AP का रिलेशन जब एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ना रिलेशन वाला, ये लर्न नहीं करना, ठीक है। ये आपने सिर्फ टेबल को समझना है। टेबल में हमने कैसे MP सिर्फ राइट किया था, MP को प्लस करके TP राइट किया और TP को डिवाइड करके AP हमने कैलकुलेट किया। टेबल को देख के आपको सारे रिलेशन खुद ब खुद पता लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे बस ध्यान से इस पेज को समझना कि किस तरह मैंने टेबल को पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जब उस पार्ट्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारे रिलेशन जो है वो लॉजिकली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। आपने क्रैम कुछ नहीं करना, ठीक है। ध्यान से देखना, साफ साफ पता लग रहा है। देखो यहाँ तक वो दोनों बढ़ रही हैं, बट ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, मीन्स डाटा हमेशा उसका ज़्यादा है। जब ये 3 मैक्सिमम है, सामने 3 लिखा है, सेम है, ठीक है। एंड आप दोनों ही फॉल कर रही हैं, बट ये ज़्यादा जल्दी जल्दी फॉल कर रहा है, इसलिए ज़ीरो भी आ गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो ये लास्ट भी पता लग रहा है कि इसमें हमें पॉजिटिव भी मिला, ज़ीरो भी मिला, नेगेटिव, बट यहाँ हमें सिर्फ पॉजिटिव मिला। तो इस तरह मतलब क्रैमिंग कुछ नहीं है, लॉजिकल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो वीडियो थी ये मैंने एक डिमांड पे मतलब बनाई है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप डिमांड करते हो, ठीक है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो टीचर भी जो है वो ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करके आपके लिए जो वर्क करते हैं। तो आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच।